नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। मैं उमंग तिवारी, आपका दोस्त, आज आपके बीच में फिर से आया हूँ एक नई केस स्टडी को लेके। और आज की केस स्टडी अर्थात कहानी एक ऐसी महिला के विषय में है जो 6 साल की उम्र में अंधी हो गई थी। अंधी होने के बाद उसने अपना जीवन अंधे लोगों की तरह नहीं, इस तरीके से जिया जैसे एक आंख वाला व्यक्ति भी नहीं जी पाता। उसने केवल पढ़ाई नहीं की, 10th 12th नहीं पास किया, अभी तो JNU जैसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके वहां से MA किया, PhD किया और UPSC जैसे कठिन एग्जाम को 2 बार क्रैक किया। और आज वो केरला के एक राज्य की DM है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उल्लासनगर बिहार में जन्मी प्रांजल पाटिल की। उनके रेटिना में कुछ कमी आने के कारण 6 साल की उम्र में वो अंधी हो गई थी, जिसके बाद कक्षा 8 तक उन्होंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां आंख वाले बच्चे पढ़ते थे। कई बार तो उनके अध्यापक स्वयं उनके घर आके उनके माता पिता को ये कह के गए कि आप अपने बच्ची को स्कूल मत भेजा करिए, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि वो अंधी है। कई बार उनके माता पिता ने भी बच्ची को समझाया, बेटा शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था, आप घर पर रह के पढ़ाई करिए, घर पे काम करिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा, पूरी देखभाल करूंगा, आप स्कूल मत जाया करिए, आपकी बस की बात पढ़ाई नहीं है। परंतु प्रांजल पाटिल ने पढ़ाई का कार्यक्रम नहीं रोका, वो लगातार पढ़ती रही। और सही कहते हैं कि जब भगवान किसी एक चीज को कम करता है तो अगली चीज बढ़ा देता है। प्रांजल पाटिल की आंख चली गई थी, परंतु किसी चीज को सुन के याद करने की क्षमता उनकी अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी। उनकी इस क्षमता के कारण वो बहुत अच्छे नंबर से हर बार पास होती थी और आंख वाले बच्चों को हमेशा टक्कर देती थी। प्रांजल पाटिल का एडमिशन क्लास 9th से कमला मेहता कॉलेज में करा दिया गया, जहां पर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहां से क्लास 10th बहुत अच्छे नंबर से पास होने के बाद उनका एडमिशन चंदाबाई कॉलेज में कराया गया, जहां से उन्होंने क्लास 12 का एग्जाम पास किया और सिर्फ पास नहीं किया, 85% मार्क्स भी लेके आई। इसके बाद उनका एडमिशन इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में से एक संत JBS कॉलेज में कराया गया, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से BA किया। फिर JNU जैसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया। आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, पर दोस्त आप इतना अंदाजा लगाइए कि प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख बच्चे JNU का एग्जाम देते हैं, परंतु उसमें से 12 से 15 हजार बच्चों का ही नाम आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि JNU का एंट्रेंस एग्जाम कितना कठिन होता है। वहां से MA करने के बाद वो PhD कर रही थी JNU से ही। PhD का 4था साल था, मीन्स लास्ट ईयर था, कि उनके ऑडिटोरियम में, उनके स्कूल के ऑडिटोरियम में एक बंदा स्पीच दे रहा था। बहुत से लोग बैठ के सुन रहे थे। स्पीच खत्म हुई तो प्रांजल पाटिल ने अपने पड़ोस में बैठी एक लड़की से पूछा कि यह स्पीच कौन सा व्यक्ति दे रहा था। उस लड़की ने कहा कि जो व्यक्ति स्पीच दे रहा था वो एक IAS अधिकारी है। प्रांजल पाटिल ने कहा, यार IAS कैसे बनते हैं? उस लड़की ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि IAS अंधे लोग नहीं बनते। प्रांजल पाटिल को ये बात शायद बुरी लगी। वो घर आई तो उन्होंने अपने घर में अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे UPSC की तैयारी करनी है। घर वालों ने कहा, बेटा पढ़ना आसान है, लेकिन UPSC की तैयारी करना इतना आसान नहीं, और तुम तो अंधी हो। अगर तुमने तैयारी करके क्रैक भी कर लिया, गवर्नमेंट तुमको जॉब नहीं देगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी अंधी लड़की या लड़के को IAS नहीं बनाया गया। वो एक जिले का मालिक होता है। प्रांजल पाटिल ने कहा कि आज तक के इतिहास में कोई अंधा व्यक्ति PhD कर चुका है? उनके माता पिता ने कहा, शायद नहीं। उन्होंने कहा, तो मुझे ट्राई करने में क्या जा रहा, गवर्नमेंट जॉब देती है या नहीं, UPSC क्रैक होता है या नहीं, ये बाद की बात है, ये फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट मुझे बेस्ट करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगी। बल्कि प्रांजल पाटिल को कई स्कूलों से पढ़ाने के लिए ऑफर भी आ रहा था, क्योंकि वो PhD कर चुकी थी और उन्हें शायद 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने का मौका भी मिल रहा था। परंतु उन्होंने इसके साथ साथ UPSC पर बहुत जोर दिया। 2015 में उन्होंने UPSC की तैयारी स्टार्ट की। मैं आपको बता दी, वो ही एक गांव से ही थी, बहुत बड़े शहर से रहने वाली नहीं थी। 2015 में उन्होंने UPSC की तैयारी स्टार्ट की। वो बताती हैं, जब वो तैयारी करती थी तो YouTube पे उनको वीडियो लगा के दे दिया जाता था। ऑफलाइन वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, YouTube पे वीडियो लगा के दे दिया जाता था। ऑनलाइन वीडियो सुनती थी, फिर उसको वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करती थी और फिर अपनी आवाज़ को सुनती थी और फिर मैच करके सोचती थी कि कौन सा वर्ड मैंने मिस कर दिया, और फिर से यही काम करती थी। अर्थात 1 घंटे का कंटेंट तैयार करने में प्रांजल पाटिल जी को पूरा 1 दिन लग जाता था। आप सोचिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी उनको। और मेहनत ही नहीं की उन्होंने, 2015 से स्टार्टिंग की और 2016 में UPSC का एग्जाम क्रैक कर दिया। यहाँ प्री निकालना मुश्किल होता है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निकाल के 773 रैंक आई पूरी इंडिया में उनकी। उनके आसपास जिनकी रैंक उनसे कम थी, उनकी सबका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, लेकिन इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया।
लास्ट में बहुत परेशान हुई। इन्होंने मंत्री को खत लिखा और कई लोगों को पत्र लिखा, परंतु किसी का कोई जवाब भी नहीं आया, क्योंकि शायद ब्लाइंड लेडी को IAS ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता था। इन्होंने मेहनत नहीं बंद की, फिर से मेहनत किया और 2017 का जो एंट्रेंस एग्जाम था, 2017 का जो UPSC एग्जाम था, उसमें इन्होंने 124 रैंक हासिल की। फिर से मेहनत की, 124 रैंक आई और इस बार गवर्नमेंट को इन्हें जवाब देनी पड़ी। इनको केरला के एक राज्य का DM बनाया गया। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, यहाँ आँख होने के बाद भी हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते। इस कहानी से तो आप इतना कुछ सीखिए ना। आप ऐसे जानिए, आप में से 95% लोग ना राख हैं, राख। उनमें चाहे आप माचिस लगाइए, घी डालिए, मिट्टी का तेल डालिए, डीजल पेट्रोल डालिए, उनमें कोई आग नहीं लगेगी, धुआं भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो राख हो चुके हैं। वो पहले सोच रखे हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे ये पॉसिबल ही नहीं हो जाए। पहले ही अपना दिमाग लगाए पड़े हैं। अधिकांश लोग तो किसी काम को शुरू करने से पहले उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। काम नहीं शुरू होता, रिजल्ट ये पहले निकाल लेते हैं, समस्याएं पहले लाके रख देते हैं। हमारे पास किसी एक काम को ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन कोई एक वजह निकालिए जिसकी वजह से आप उस काम को कर पाएं। यदि आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था कि यदि कोई व्यक्ति लगातार आगे नहीं बढ़ रहा है तो समझे कि वो जिंदगी जी नहीं, जिंदगी को काट रहा है। और जिंदगी काटने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं, मुर्दे के समान होता है। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आज YouTube पे जाके सर्च करिए कि घर बैठे ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो हम कर सकते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सोचिए 3 महीने में आपकी यह दशा है। यदि लॉकडाउन 1 साल का हो गया तो क्या करेंगे? आप भूखे मर जाएंगे? शायद नहीं। क्या आप अपने बच्चों को भूखे सुलाएंगे? शायद नहीं। तो कब आप सोचेंगे? यदि लॉकडाउन बढ़ा, यदि दिक्कतें आई, तो कब आप इन चीजों को सोचेंगे? कब तक आप छोटी सी नौकरी के सहारे बैठे रहेंगे? कब तक आप अपने घर वालों के खर्चे पर पलते रहेंगे? सोचिए, जाइए सर्च करिए कि घर बैठे कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो हम अपने फोन से कर सकते हैं, और उनको करिए, स्टार्ट करिए। दुनिया में कम से कम 1000 काम तो होंगे ही, उनमें से 2-4 काम तो आप कर लेते होंगे ना। सब करिए, कम करेंगे, खराब करेंगे, करते करते करना सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम जैसे बहुत से लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 95% लोग आप जैसे हैं जो यही सोचते हैं कि हम जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, वो सफल नहीं हुए तो हम कैसे होंगे। आप करिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं ना तब तक आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि सफलता की शुरुआत सोच से ही होती है। सोचिए और करिए। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आप सोचिए, आपके सपने तो बड़े बड़े हैं। आपको बड़ा सा मकान चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़ा सा घर बनवाना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपका सपना है मेरा परिवार बहुत बड़ी कार में घूमे, और आप काम कुछ नहीं कर रही हैं। आपका पति 20,000, 10,000, 50,000 कमा रहा है, आप उतने में पल रही हैं। आपको लग रहा है आप अच्छी हाउसवाइफ हैं। बैठिए, अभी जाके तुरंत ऑनलाइन सर्च करिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं, ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं। 1000 से कम बिजनेस नहीं होंगे, उनमें से कोई एक काम भी आप नहीं कर पा रही हैं। इंसान ही नहीं हो आप, जानवर हो, एक काम तो कर लेते होगे ना। आप बता रहे हैं मेरे पास बच्चे हैं, उनको कौन पालता होगा, मेरी और फैमिली, उनको कौन देखेगा। आपके पास बहुत समय रहता है, सब करने के बाद भी आपके पास 1-2 घंटे का समय होता है। दुनिया में 1000 काम तो जरूर हैं, 1-2 काम तो जरूर होंगे जिनको 1-2 घंटे करके, मैं कह रहा हूँ दिन भर में 100 रुपए कमाया जा सकता है। कमाइए, 3000 मिलेगा, आपका खुद का खर्च तो चलेगा, यही बहुत है। आप सेल्फ डिपेंडेंट तो बनेंगे। अपने कमाए 10 रुपए भी दूसरे के दिए हुए 1000 रुपए के बराबर होते हैं। शुरू करिए मेहनत, आत्मनिर्भर बनिए। दोस्तों, किसी के साथ कब कौन सी दुर्घटना घट जाए ये देखा नहीं जा सकता है। पता नहीं कल आपका कैसा हो, तो कल की तैयारी हम आज से क्यों ना करें। और दुनिया में ना सबसे बड़ी बीमारी का नाम गरीबी है। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई ना तो 2-4 दिन लोग आके दुख जताएंगे। कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता, लोग मदद उसी की करते हैं जिससे उन्हें आशा होती है कि कल यह व्यक्ति मेरी मदद करेगा। यदि आप खुद गरीब हैं, खुद मुसीबत में हैं, तो दूसरों की मदद आप क्या खाक करेंगे? देश को क्या खाक आप प्रगति देंगे? सिर्फ सोशल मीडिया पर, सिर्फ फेसबुक पर, सिर्फ व्हाट्सएप पर वंदे मातरम, जय हिंद, शहीदों को लाइक करने से क्या आपको लगता है देश सेवा होती है? सिर्फ सोशल मीडिया पे कमेंट करने से, बताने से टिकटॉक बैन करो, बताने से यूसी ब्राउज़र बैन करो, ये बताने से कि चाइना का माल मत खरीदो, ये ना करो, वो ना करो, बस सोशल मीडिया तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले अपना परिवार संभालो, पहले खुद संपन्न बनो। यदि आप खुद बढ़ेंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, और आपके गांव और आपके समाज, ऐसे छोटे छोटे पता नहीं कितने गांव, समाज और शहरों से मिलकर ही देश की प्रगति होती है और देश बनता है। स्वयं तो आप कुछ कर नहीं रहे और पूरे देश को आप सलाह दे रहे हैं, पूरे देश की कहानियां आप बता रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी सोचिए, जो काम आपको कल करना उसे अभी तुरंत करिए, तुरंत इसी समय। अगर आप इंसान है ना, आपके अंदर थोड़ी सी भी जिंदगी जान बची है ना, शुरू करो अभी तुरंत।
जाइए ऑनलाइन पे सर्च करिए कितने काम आप हैं, सब नोट करिए, फिर आप गोला बनाइए कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा काम करना पसंद है। मैं उस काम की पूरी डिटेल आपको दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। मैं पूरी सहायता करूंगा कि आपकी मैं पूरी मदद कर सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा कौन सा काम है। बस मेरा एक ही काम है, आपकी मदद करना। तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो आपको उत्साहित कर सकें, आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी को दे सकें, मैं लेकर के आपके बीच में लगातार आता रहूँगा। हर संभव सहायता करूँगा आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने के लिए, ना कि आपके पास आके कुछ बताने के लिए। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। इसमें बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार। लगातार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप यूं ही साथ बनाए रखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ और अपने बीच के रिश्तों की मजबूती यूं ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।